प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के आज तक के जो कराए गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स के सभी क्वेश्चन कर लिए, हमने केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कर लिए, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन कर लिए, फिर विश्व के भूगोल के सभी क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद हमने जो है भारत के भूगोल के सभी क्वेश्चन कर लिए, और साथ में हिंदी का एक चैप्टर हो गया जिसमें लेखक और उनकी कृतियां जो हैं आपकी हो गई पुस्तकों के बारे में। अब अगला वीडियो हमारा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट और आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है, और उस तरह के क्वेश्चन आपके पेट में देखने को मिल सकते हैं। 24 अगस्त को पेपर है, तो आप लग करके कुछ दिन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला चैप्टर जो रखा गया है वह चैप्टर किसका रखा गया है, तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमको बताना होगा योजना आयोग और उसकी पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है, तो उसके बारे में बताएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कलर सेट कर दें। चलिए, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने हो जाएगा, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न ध्यान से देखिए, भारत की 12वीं कौन सी 12 नंबर वाली की बात कर रहा है, भारत की 12वीं कौन सी 12 नंबर वाली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है आपसे पूछा जा रहा है, या उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है 12वीं की बात हो रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है तेज, सतत, अधिक और उसके बाद सम्मिलित विकास। कौन सा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये सही आंसर हो जाता है। किस में पूछा गया, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया, किस में, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा गया भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के प्रमुख कोर संकेतक लक्ष्य निम्न है। ठीक है, कौन से लक्ष्य रखे गए थे उस समय 2012 से 2017 के बीच में। जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8% करना था, कृषि में वृद्धि दर 4% करना था, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि कर दर करना था, और प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि ग्रामीण योजना के तुलना में प्राप्त करनी थी। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, इसको छोड़ देते, आगे बढ़ जाते हैं। जिन प्रश्नों पे हम इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे उन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फ्लेक्चुअल डाटा हैं, वो आपके रिपीट होते रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यही पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 12वीं, अब आपसे 13वीं पूछी जाएगी, हो सकता है 14वीं पूछी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, 14वीं का क्या लक्ष्य रखा जा सकता है। ठीक है, या 14वीं कब से कब तक की मनाई जाएगी, 13वीं कब से कब तक की होगी, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ आप देखें, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच में थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल आपने सुना होगा, बीपीएल कार्ड धारक होते हैं के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था। यानी बीपीएल कार्ड अगर आपको बनवाना है तो वार्षिक पारिवारिक आय क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना था। तो आप कहेंगे 20,000 रुपये। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, 20,000 रुपये अगर कम है तो आपको बीपीएल कार्ड मिलने वाला था। ठीक है, लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, चलिए, कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना के में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है, तथा इसके पास 2 एकड़ से कम भूमि है, उनके पास टीवी रेफ्रिजरेटर ना हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। ठीक, वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। कब से, देखिएगा, 2011 की जनगणना में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कब किया गया था, तो आप कहेंगे कब किया गया, तो आर्थिक और जातिगत जनगणना कब की गई, तो आप कहेंगे 2011 में। ठीक है, प्रारंभ की गई। वर्तमान में इस आंकड़े के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। इस आंकड़े के अकॉर्डिंग आपको, इसी में आपने देखा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए
सवर्णों को भी आरक्षण की बात कही गई, ठीक है, जिसे आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा इस तरफ होगा। तो यहाँ से देखिए, हरित क्रांति से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएँ, मैं बता दूँ, हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो प्रगति हुई थी वो किस में हुई थी? गेहूँ में हुई थी। किस में हुई थी? गेहूँ में हुई थी। एक सेकंड, किस में हुई थी? गेहूं में। तो मैं बता दूं, जो विश्व आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक अगर आपका विश्व में पूछा जाएगा तो कौन हो जाते हैं? एन ई बोरलॉग। कौन हो जाते हैं? एन ई बोरलॉग को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसमें? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एन ई बोरलॉग। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले, ठीक है, एन ई बोरलॉग। इन्हीं से सीख करके हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, और बाद में सरकार में भी शामिल हुए वो, जिनका नाम क्या था? एम एस स्वामीनाथन। क्या है? एम एस स्वामीनाथन जो है, एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे मैं कर रहा था कि ये कब से कब तक थी, तो इसका टाइम पीरियड आपको बताना, जल्दी बता दीजिए। तो ये था 1967 से लेकर के 1990 के बीच में, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में इतना बड़ा डाटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये एग्जाम का ही प्रश्न है, ठीक है। आपसे अक्सर देखिएगा, आप जो भी साइड बुकें होंगी या जो भी बुक में आप पढ़ते हैं, तो 1966 से लेकर के 1966 से 1969 दिया रहता है। लेकिन ये देखिए एग्जाम का ही प्रश्न है, और जिसमें 1967 से लेकर के 1990 दिया गया है। तो आप इस तरह के प्रश्नों से भी सजग रहा करिए। कह रहा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 ईस्वी में। मैंने कहा ना हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68, 79-80 तक, और विकसित हरित क्रांति 1980-81 से लेकर के 89-90 तक चली थी। अतः विकल्प अभीष्ट उत्तर होगा। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1965-66 से 1980-81 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादन बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वही है एन ई बोरलॉग या नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। चलिए, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, ठीक, आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दुग्ध विकास से। या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दुग्ध क्रांति से संबंधित है, दूध से संबंधित है। तो 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो आप कहेंगे, आपका आंसर क्या सही होगा? भारत होगा, और आज भी भारत शीर्ष स्थान पे है दूध के उत्पादन में, ठीक है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान दूध उत्पादन विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 6.6% बढ़कर के 17.63 करोड़ टन रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम, 18-19 की बात कर रहा है, कौन है? भारत प्रथम स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय पे, और पाकिस्तान तृतीय स्थान पे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क भी साथ साथ चल रहा है। पटदार कभी कमज़ोर नहीं होता, पटदार से जानते ही आप, ठीक है। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सुधार से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। मैं आपको एक साधारण सी बात बता दूं, देखिए मुझे कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतर के लिए, जिस भी चैनल पर, पहली बात तो एक चीज़ ढूंढिएगा, फ्री, ठीक है। 7 दिन 8 दिन का कोर्स आपके लिए बहुत सारे चैनल चला रहे हैं कि 8 दिन का कोर्स ले लो, 10 दिन का कोर्स ले लो। ये कैसे सब सब्जी बेचते हैं ना, ले लो भैया, 10 रुपये लगा दिए, 5 रुपये लगा दिए, नींबू सस्ता हो गया, आलू सस्ती हो गई। तो इस तरह के आपके मार्केटिंग में चल रहा है, यानी प्लेटफार्म पे, यूट्यूब प्लेटफार्म पे। तो सबसे पहले आप देखिए फ्री कौन से चैनल चल रहे हैं, फ्री चैनल पे। और दूसरा देखिए मैराथन कहाँ चल रहा है, मैराथन या आपका क्या संग्राम, महासंग्राम, जो भी अलग अलग नाम से, तो सब लोग अपने में अलग अलग नाम से चलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो मेरा क्या है, ऑल इन वन है, मेरा क्या है, ऑल इन वन। इस तरह से आप मैथ की, रीजनिंग की, सोशल की, हिंदी की, इंग्लिश की, जहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं,
बिना टाइम वेस्ट किए आप उन्हें ज्वाइन करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आप थ्योरी रट नहीं पाएंगे, लेकिन आप प्रश्नों को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैं जिन प्रश्नों को लाता हूं वह प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल के गठन से लेकर के आज तक के एग्जामों में पूछे गए हैं, जबकि अलग अलग चैनल पे मैंने देखा कि नए नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में आ रहा है, जैसे स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न, ठीक है, करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर किस चैनल से पढ़ें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जरूर पढ़ें, जिस भी चैनल से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ें, ताकि आपका लाभ हो और आप एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें, ठीक है। मैं अपने चैनल को तो कहूँगा कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि और भी जो चैनल पे मैराथन चल रहे हैं, नए टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप उन्हें जरूर सॉल्व करें। हम भी मॉडल पेपर करा रहे हैं, हम भी इसको करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप उसको करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। बिटकॉइन क्या है आपको बताना है, बिटकॉइन क्या है, तो आप इसका आंसर करेंगे बिटकॉइन क्या है, तो आप कहेंगे डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। बिटकॉइन क्या, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ठीक है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन एक क्या है, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, ठीक। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है, प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन करिए और आप पे तैयार रहिए कि अवमूल्यन प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस प्रश्न को सही करने के लिए आप एकदम तैयार हो जाइए और बताइए कि अवमूल्यन का क्या अर्थ होगा। तो आप इसका आंसर बताइए, अवमूल्यन का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन है। घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। तो आपका यही है, अन्य देशों के क्या है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। राजस्व निरीक्षक में पूछा गया, इसीलिए कहा जाता है कि डॉलर रोज बड़ा होता जा रहा है और भारतीय करेंसी गिरती जा रही है। तो इसे याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर अन्य देश की मुद्रा का मान बड़ा हो रहा है तो हमारे देश की मुद्रा का मान घट रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, ठीक है। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है, ठीक। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश में आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है और अपने आंसर को प्रकट करना है, ठीक है। कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए, तो इसका आंसर आप दे देंगे, कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जल्दी से बताइए, यम1 दे रहा है, यम1, यम1 का अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना होगा यम1 का अर्थ क्या है। जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में भाग जमा, मांग जमा, आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है, ठीक है। एक पहला है यम1 इसको, ठीक। यम2 क्या है, यम4 आ गया, ठीक। यम4 इक्वल टू यम3 प्लस डाकघर में जमा की गई इंगित को इंगित करता है। आप कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही, आपको बताना कौन सा सही, 2 दिए गए हैं, कौन सा सही है, तो आपको बताना केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बता दीजिए कौन सही, केवल एक सही, कौन सही है, केवल एक सही है। व्याख्या में आते हैं और एक एक करके व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं, छोटा कर लें थोड़ा सा, ठीक है। संशोधित या रेड्डी कमेटी, पहले तो ये देखिए, रेड्डी कमेटी कौन सी कमेटी है, रेड्डी कमेटी है कि संतुत के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में यम0, यम1, यम2, यम3 मौद्रिक समुच्चयों को आकार दिया गया, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, यम0 चलन में मुद्रा बैंकों का आरबीआई के पास जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा, ठीक। दूसरा कह रहा है यम1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा और आरबीआई में अन्य जमा, ठीक। इधर आ जाते हैं और इधर आते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए, फिर कह रहा है यम2 क्या है, यम1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा, यम3 क्या है, यम1 प्लस जमा की बैंकों के पास सावधिक जमाएं, आरबीआई द्वारा मौद्रिक आपूर्ति के मापन के संदर्भ में वर्ष 1998 में, ठीक, गुणात्मक सूचक अधिनियम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में संकीर्ण मुद्रा यम1 तथा बृहद मुद्रा यम3 की ही मुद्रा आपूर्ति के प्रासंगिक
सूचक हैं। M2 तथा M4 में क्रमशः संकीर्ण मुद्रा के साथ पोस्ट ऑफिस की बचत जमा और बृहद मुद्रा में सम्मिलित होने के कारण ये मापक वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं। अतः उपर्युक्त विश्लेषण में ये सही है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपको देखने के लग रहेंगे, लेकिन कठिन है नहीं। ठीक है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संबंध में, पूंजी खाता में पहला क्या है, पूंजी खाता है। कह रहा है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा है यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। कौन हो जाएंगे, 1, 2 और 3, यानी 3 के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत में विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत के आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में एक नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो आप बताएंगे कौन सा है। तो आप कहेंगे वर्धित SLR। ठीक है, वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है। कह रहा कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन एक द्रव्यता अनुपात है, चालू अनुपात। कौन है, चालू अनुपात। ठीक है, इधर आ जाते हैं। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है, जैसे सावधिक तरलता अनुपात SLR। ठीक है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो आप कहेंगे वाणिज्यिक बैंक को। किसको, वाणिज्यिक बैंक को। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर होता है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप बताएंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। याद रखिएगा 1969 में। किस वर्ष किया गया था, 1969 में। ठीक है, 19 जुलाई याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। इन बैंकों का अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों पर कब्जा था। ठीक, ए राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता हैं। अगला प्रश्न आपके इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कह रहा दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप कहेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 1919 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए, जिसमें कुल 12 सरकारी बैंक हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। कह रहा भारत में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक में सर्वप्रथम इंटरनेट, याद रखिएगा, सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के पेशकश की थी। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो आपको बताना होगा, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ICICI बैंक। क्या होता है, ICICI बैंक। चलिए बताइएगा, भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में पेशकश की थी। एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया था। एटीएम का सर्वप्रथम संचालन किसके द्वारा किया गया था, मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। कह रहा कौन सा ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं। तो इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। 2 ऑप्शन इधर हैं, आपको इसका आंसर बताना होगा। 2 ऑप्शन इस तरफ हैं आपके,
यूको बैंक है और कौन है, फेडरल बैंक लिमिटेड। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, ऑप्शन कौन सही हो जाता है आपका डी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। कहाँ पे, अलुवा केरल में है। इसमें 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निर्मित किया गया है। ठीक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के सबसे बड़ा बैंक कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कह रहा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आप कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। शाखा बाजार पूंजीकरण तथा सभी में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। नाम क्या है इसका, पुराना नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब नवीन नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक SBI नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है। इसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है आप बताएंगे, तो उसे कहा जाता है स्वावलंबन दल। क्या कहते हैं? स्वावलंबन दल कहते हैं। कह रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्वावलंबन दल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वावलंबन दल कहते हैं। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई, इसे स्वशक्त, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है, तो आप कहेंगे नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। ठीक है। चलिए, नाबार्ड अर्थात नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से देखते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया, तो आप कहेंगे नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था कब, तो आप कहेंगे 1982 में। कब स्थापित हुआ था? तो 1982 में। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। किसके पास है? भारत सरकार के पास है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कह रहा ऐसा राज्य जहां पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य जहां पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, तो आप कहेंगे सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ जाते हैं। 2 PDF और हैं, आप पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा, बीच में रोकिएगा मत। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? कह रहा वह कौन सी ऐसी वित्त कंपनी थी जो बाद में किसमें बैंक के रूप में परिवर्तित होगी? तो उसका नाम कौन है? बंधन बैंक। कौन है? बंधन बैंक। ठीक है, चलिए। बंधन बैंक भारत में प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद परिवर्तित हो गई। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बंधन बैंक, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मिलाने के लिए दे सकता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्ष 1949 में क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, चलिए। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही? तो आप कहेंगे बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो सही आंसर आपका ए सही है। ठीक है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो आपका आंसर सही हो जाएगा औद्योगिकरण। किसको किया था? औद्योगिकरण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? कह रहा कौन ऐसा है जो विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा GV रामकृष्णा। कौन है? GV रामकृष्णा है। भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन, कौन सी? सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया। इसका नाम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। किससे? उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की आय का सबसे अधिक हिस्सा उत्पाद शुल्क था। बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु और सेवा कर यानी GST, इसके पश्चात आयकर 14% तथा निगम कर से 13% है। ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार की सबसे अधिक आय का हिस्सा उत्पाद शुल्क था, जो कि अब बदल करके क्या हो गया? वस्तु और सेवा कर 15%, इसके पश्चात आयकर तथा निगम कर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ये प्रश्न नीचे आ जाएंगे। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? कह रहा कौन ऐसा है जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि। एक कैसे कर हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। कैसे करें? प्रत्यक्ष कर। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये सब क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि आगे बढ़ जाते हैं, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर आपका हो जाता है कौन सा? उत्पाद कर, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर आदि। ठीक है। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे बिक्री कर। कौन से हैं? बिक्री कर, राज्य उत्पाद कर, मनोरंजन कर। ठीक। वर्तमान में सेवा कर को GST
में समाहित कर दिया गया है। ठीक है। भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष और प्रगामी। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? कह रहा कौन ऐसा है जो राजस्व व्यय का एक उदाहरण? एक प्रिंटर की मरम्मत। और इस प्रकार से आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जी।